रात के लगभग 2 बज रहे थे। अचानक रेलगाड़ी स्टेशन पर रुकी और कपिल अपना सामान लेकर नीचे उतरा। उसने देखा कि स्टेशन पर काफ़ी सन्नाटा था और वहाँ उसे कोई कुली भी नज़र नहीं आ रहा था। ट्रेन से उतरने वाले यात्रियों में वो ही था जो अकेला ही ट्रेन से उतरा था। छोटा सा स्टेशन था और स्टेशन के किनारे पीपल के कई पेड़ लगे हुए थे और 2-4 बेंचें पड़ी हुई थी। कपिल अपना सामान लेकर एक बेंच पर बैठ गया और उसने अपने हाथ में जो ओवरकोट ले रखा था वो उसने पहन लिया, क्योंकि बाहर उसे सर्दी का एहसास ज़्यादा हो रहा था। उसे लगा कि उसे सुबह तक शायद यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा, तभी ठाकुर उपेंद्र सिंह जी की हवेली जाने के लिए उसे कोई साधन मिलेगा। लेकिन तभी एक बूढ़ा सा आदमी कंबल ओढ़े हुए कपिल के पास आकर रुका और उससे पूछा, आप ही कपिल बाबू हैं? जी हाँ, लेकिन आप कौन? कपिल ने पूछा। जी मैं खैरू, ठाकुर साहब का नौकर। उन्होंने मुझे बग्गी लेकर आपको लेवा लाने के लिए भेजा है। अरे तुम्हारा नाम तो बड़ा ही रंगीला है, कपिल बोला। वो हमार अम्मा हमार नाम रखी रही। तब तो अच्छा नाम चुना तुम्हारी अम्मा ने, कपिल बोला। फिर खैरू ने कपिल का सूटकेस और बिस्तरबंद उठाया और बोला, कपिल बाबू हमारे पीछे पीछे चले आइए। और फिर दोनों आगे पीछे चलने लगे और कुछ ही देर में वे दोनों बग्गी के सामने थे। सामान रखकर दोनों बग्गी में चढ़ गए और खैरू ने बग्गी चलानी शुरू कर दी। कपिल ने देखा कि स्टेशन की तरह रास्ता भी बहुत सुनसान था। ऊपर से अमावस की काली रात और काला अंधेरा। रास्ते के पेड़ भी भूतों की तरह नज़र आ रहे थे। पेड़ों के ऊपर बैठे उल्लुओं की आंखें चमक रही थी। यदा कदा पेड़ों पर चमगादड़ भी उड़ते नज़र आ रहे थे। तभी कपिल ने खैरू से पूछा, अभी ठाकुर जी की हवेली बहुत दूर है क्या? नहीं, बस यहाँ से लगभग 5 कोस दूर होगी, खैरू बोला। तुम इसे पास में कह रहे हो और मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा, कपिल बोला। तो हम यहाँ बग्गी खड़ी किए देते हैं, आप झाड़ियों के पीछे हल्के होकर आइए, खैरू बोला। खैरू की इस बात पर कपिल हंस पड़ा। कपिल को हंसता देखकर खैरू ने परेशान होकर पूछा, आप हंसे काहे? अरे मुझे हल्का नहीं होना, बहुत तेज भूख लगी है भाई, इसलिए नहीं रहा जा रहा। और फिर इतनी रात को कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इन झाड़ियों में हल्का होने जाएगा। मैं तो कभी ना जाऊं, कपिल बोला। अच्छा तो ऐसन कहिए ना, हमें लगा आपको नंबर 1 जाना है, खैरू बोला। वो लोग यूं ही बातें करते हुए चले जा रहे थे। तभी बीच में एक पुरानी सी खंडर हवेली मिली, जिसमें बिल्कुल धीमी सी रोशनी जगमगा रही थी। तब खैरू बोला, कपिल बाबू उस हवेली की ओर मत देखना, नहीं तो डाकिनी आपके पीछे पड़ जाएगी। डाकिनी? ये डाकिनी कौन है? कपिल ने पूछा। जी पिशाचनी, जो लोगों का खून पीती है। जो भी उसके चक्कर में फंस जाता है तो जिंदा नहीं बचता, खैरू बोला। अरे ये सब फालतू की बातें हैं, कपिल बोला। मत मानिए, लेकिन हम तो मानते हैं। एक बार हमारे बापू के पीछे पड़ गई थी। सफ़ेद साड़ी में रोज़ रात को आती थी और बापू का खून पीकर जाती थी। बापू का शरीर दिन ब दिन नीला पड़ने लगा, तो फिर अम्मा ने एक अघोरी बाबा से इलाज करवाया। तब जाके हमारे बापू ठीक हुए और अघोरी बाबा उस डाकिनी को एक लोटे में कैद करके एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ आए थे, खैरू बोला। ओह, ये तो बहुत डरावनी कहानी सुनाई तुमने, कपिल बोला। जी, ऐसी बहुत सी कहानी हमें पता है, फिर कभी सुनाएंगे आपको। वैसे आप यहाँ कितने दिन रुकने वाले हैं? खैरू ने पूछा। तब ये तो ठाकुर साहब ही बताएंगे, कपिल बोला। वैसे आप यहाँ आए किस काम से हैं?
खेरू ने पूछा। ठाकुर साहब ने बुलवाया है। वे मेरे दादाजी के पुराने दोस्त थे। मेरे दादाजी ने उन्हें कोई काम सौंपा था। शायद वो पूरा हो गया, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ बुलवाया है, कपिल बोला। अच्छा तो ये बात है, खेरू बोला। वैसे उनके परिवार में कौन कौन है, कपिल ने पूछा। जी 2 बेटे और 2 बहुएं, 2 पोते और 3 पोतियां हैं। ठाकुरायन तो अब कब की चल बसी, लेकिन इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी वे अकेले ही इतनी बड़ी हवेली में रहते हैं। सारे परिवार को विदेश भेज दिया और न जाने कौन सा राज है जिसे वे हरदम दूसरों से छुपाने की कोशिश करते रहते हैं, खेरू बोला। क्या कह रहे हो, कपिल ने पूछा। सच कहते हैं कपिल बाबू, वे हमेशा खौफ के साए में रहते हैं, खेरू बोला। ऐसा कौन सा राज है जिसे वो छुपा रहे हैं, कपिल ने कहा। वही तो कपिल बाबू, हम तो खुद ही सोच रहे थे, खेरू बोला। अब तो भाई मुझे हवेली जाने से डर लग रहा है। ऊपर से हवेली इतनी सुनसान जगह है, वहाँ से रेलवे स्टेशन भी इतनी दूर है कि कभी भागना हो तो भाग भी ना पाऊँ, कपिल बोला। कपिल की बात सुनकर खेरू ठहाका मारकर हंस पड़ा और उसकी तेज हंसी की आवाज़ पूरे इलाके में गूंज गई, जो काफ़ी डरावना माहौल बना रही थी। कुछ ही देर में वे दोनों हवेली पहुंच गए और बग्गी हवेली के लोहे के गेट के पास रुकी। दरबान ने दौड़कर गेट खोला। फिर बग्गी भीतर मैदान से होती हुई हवेली पहुंचकर उसके दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। हवेली का दरवाज़ा खुला और कपिल बग्गी से उतरकर हवेली के भीतर पहुंचा। पीछे पीछे खेरू भी सामान लेकर पहुंचा। हवेली पहुंचकर वो ठाकुर उपेंद्र जी से मिला। ठाकुर साहब बोले, आपका कमरा ऊपर है, आप जाकर हाथ मुंह धोकर कुछ खा लीजिए। सब कुछ आपको अपने कमरे में ही मिल जाएगा। खाना भी टेबल पर लगा हुआ है। यहाँ मैं अकेले रहता हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा नौकर नहीं रखे हैं। बग्गी चलाने के लिए खेरू है, खाना बनाने के लिए बिल्ला है और हवेली की साफ़ सफाई का काम मैंने वंदना को सौंप रखा है। ये मेरे बहुत पुराने और विश्वसनीय नौकर हैं। मेरे साथ साथ ये तीनों भी बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन इन सब की वफादारी अभी भी बरकरार है। आप जब खा पी लें तो यहीं बैठक में आ जाइएगा। मैं तब तक यहाँ बैठकर आपका इंतज़ार करता हूँ। कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा, आराम से आइए। खेरू आपको आपके सामान के साथ आपके कमरे तक छोड़ आएगा। जी बहुत अच्छा। और इतना कहकर कपिल बेसरा दिमाग में हजारों सवाल लिए हुए अपने कमरे में पहुंचा। वो मन ही मन सोच रहा था, ठाकुर साहब मुझसे चाहते क्या हैं। फिर कपिल ने फालतू की बात ना सोचते हुए अपनी भूख पर ध्यान केंद्रित किया। खेरू भी सामान रखकर जा चुका था। फिर वो सबसे पहले बाथरूम गया। वहाँ जाकर अपने हाथ मुंह धोकर वो लौटा। बिना कपड़े पतले ही तौलिए से चेहरा और हाथ पोंछकर खाने की टेबल पर बैठ गया। खाना बहुत ही लजीज था और वो भूखा तो बस चुपचाप पहले उसने खाना ख़त्म किया, फिर डकार मारकर 2 घड़ी वहाँ पड़े बिस्तर पर लेट गया। फिर कुछ सोचकर उसने अपना सूटकेस खोलकर रोज़मर्रा कपड़े निकाले और उसने अपना कोट उतारकर एक और रखा। फिर अपने कपड़े बदलकर रोज़मर्रा के कपड़े पहन लिए। कमरा काफ़ी गर्म था, क्योंकि उस कमरे में आग का भी इंतजाम था, इसलिए उसे ज़्यादा गर्म कपड़े पहनने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। उसने एक गर्म शॉल अपने चारों ओर लपेटा और ठाकुर साहब के पास चला पड़ा। वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे बैठक में पहुंचा। उसने देखा कि ठाकुर साहब आराम कुर्सी पर बैठकर कोई किताब पढ़ रहे थे। वो ठाकुर साहब के पास पड़ी हुई कुर्सी पर जा बैठा और उनसे बोला, जी अब कहें, क्या बात है? आ गए आप? ठाकुर साहब ने अपना चश्मा उतारकर वहीं रखे स्टूल पर रख दिया और हाथ में ली हुई किताब भी बंद कर दी। फिर कपिल से बोले, चलिए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और फिर कपिल उनके साथ चल पड़ा।
ठाकुर साहब पहले उसे अपने स्टडी रूम में ले गए, जहां अलमारियों में बहुत सी किताबें भरी पड़ी थी। फिर उन्होंने अपने टेबल की दराज में से एक चाबी निकाली और स्टडी रूम के बीच वाली अलमारी को खिसकाने लगे। अलमारी भारी थी और उसमें किताबें रखी होने के कारण और भी भारी हो गई। ऊपर से बूढ़ा शरीर, उनसे अलमारी नहीं खिसकी तो कपिल बोला, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। और इतना कहकर कपिल अलमारी खिसकाने में उनकी मदद करने लगा। अलमारी खिसक गई तो कपिल ने देखा वहाँ एक खुफिया दरवाज़ा है और उसमें बड़ा सा ताला लगा हुआ है। उस खुफिया दरवाजे के ताले को ठाकुर साहब ने दराज से निकाली हुई चाबी से खोला। भीतर बहुत अंधेरा था तो ठाकुर साहब बोले, मैंने बैठक में एक लालटेन जलाकर रखी थी, जाओ उठा लाओ। कपिल ठाकुर साहब के कहे अनुसार लालटेन उठाकर लाया और दोनों उस अंधेरी सी गैलरी में चल पड़े। जैसे जैसे दोनों भीतर घुसते जा रहे थे तो उन्हें ठंड का और अधिक आभास होता जा रहा था। कपिल को डर भी लग रहा था और वो यही सोच रहा था कि आखिर ठाकुर साहब उन्हें लेकर कहाँ जा रहे हैं। कुछ ही देर में ठाकुर साहब रुके और कपिल से कहा, अब यहीं रुकिए। उनके कहने पर कपिल वहीं रुक गया। तब ठाकुर साहब ने अपने हाथ में ली हुई लालटेन ऊपर की और उसकी रोशनी से दीवार पर देखा तो वहाँ दरवाज़ा और था, पर उस दरवाजे पर कोई ताला नहीं था। ठाकुर साहब ने उस दरवाजे की कुंडी खोली तो एक सुनहरी सी रोशनी उस दरवाजे से बाहर आने लगी। ये देखकर कपिल थोड़े आश्चर्य में पड़ गया, पर तभी ठाकुर साहब कपिल से बोले, आइए भीतर चले आइए। कपिल उनके पीछे पीछे भीतर जाने लगा। वे उसे एक कांच के गोल पारदर्शी खोल के पास ले गए और बोले, इसे ध्यान से देखो। कपिल ने वहाँ जो देखा तो उसे देखकर वो अचंभित रह गया। उस कांच के खोल के भीतर एक भयानक सा छोटा जीव था जो मटमैले रंग का था। उसकी लंबी पूंछ थी, 2 सींग और बड़े बड़े नुकीले दांत थे। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह थी कि वो जीवित था। जब कपिल उसे देख रहा था तो वो भी कपिल को उदास भरी निगाहों से देख रहा था। उस जीव के चेहरे पर खुशी और गम के मिले जुले भाव थे। कपिल के लिए ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। उसने ऐसा जीव अपने जीवन में पहली बार देखा था और उसे उसके बारे में जानने की बहुत उत्सुकता हो रही थी। चूँकि वो प्रोफेसर होने के साथ साथ एक लेखक भी था, इसलिए उसके बारे में जानने की उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। तब उसने ठाकुर साहब से पूछा, ठाकुर साहब, ये कौन सी बला है? मैंने ऐसा जीव अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। चलो मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूँ, ठाकुर साहब बोले। इसकी कहानी भी है? कपिल ने पूछा। हाँ, ये एक वैम्पायर है जो तुमने केवल कहानियों में ही पढ़े होंगे। ये रक्त चूषक होते हैं, ठाकुर साहब बोले। जी मुझे पता है कि ये रक्त चूषक होते हैं, इन्हें पिशाच भी कहते हैं, लेकिन ये सच में होते हैं मुझे आज पता चला। मैंने पहली बार किसी पिशाच को देखा, कपिल बोला। तो फिर इसकी कहानी सुनो। और इतना कहकर ठाकुर साहब ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। ये बहुत पुरानी बात है, यही कोई लगभग 70 साल पहले की। एक बहुत ही प्यारी बच्ची किसी गांव में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसका नाम पुष्पा था। उसकी उम्र लगभग 10 साल थी। वो बहुत ही प्यारी सुंदर थी। उसकी मीठी मीठी बातें सबका मन मोह लेती थी। उन सबका जीवन हंसी खुशी गुजर रहा था और तभी उस गांव में सूखा पड़ गया। कुछ गांव वाले अन्न और काम की तलाश में इधर उधर जाने लगे, लेकिन पुष्पा की माँ बाप के साथ साथ उस गांव के और भी अपना जन्मस्थान छोड़ने को तैयार नहीं थे। तभी उनके गांव में एक बाबा आए और एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना डेरा डाल लिया। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्या का समाधान पाने गए तो वे बोले, ये काम तो कोई अघोरी ही कर सकता है, वो ही कुछ ऐसा करे तो ही वर्षा हो सकती है।
लेकिन हम अब अघोरी बाबा को कहाँ ढूंढें? पुष्पा के पिता जगजीवन नारायण जी ने पूछा। मैं जानता हूँ एक अघोरी को, बाबा बोले। कहाँ मिलेंगे वे? पुष्पा के पिता नारायण जी ने पूछा। वो अघोरी तुम्हारे ही गांव के शमशान में रहता है, लेकिन वो केवल अमावस्या की काली रात को ही अपनी तंत्र विद्या का प्रयोग करके दूसरों की मदद करता है। इसके लिए उसे अपने प्राण भी जोखिम में डालने पड़ते हैं, क्योंकि ये पता नहीं रहता जिस आत्मा को उन्होंने बुलाया वो कितनी शक्तिशाली है। कभी कभी तो ये ऐसे पिशाच और पिशाचनी प्रकट हो जाते हैं कि फिर उन पर काबू पाना मुश्किल होता है, बाबा बोले। तो फिर मैं आज रात ही उनसे इस कार्य के लिए बात करता हूँ, क्योंकि मैं इस गांव का मुखिया भी हूँ। मेरे गांव की जनता भूखमरी से मर रही है, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने गांव की जनता की समस्याओं का समाधान कर सकूं, नारायण जी बोले। फिर क्या था, नारायण जी ने अघोरी बाबा से बात की और वे मान गए। और सबसे अच्छा ये था कि एक दिन बाद ही अमावस्या की रात थी, तो ये कार्य जल्दी ही पूर्ण होने वाला था। अघोरी बाबा मान भी गए इस कार्य के लिए और उन्होंने शमशान घाट पर अपना अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। काला घेरा बनाकर उस पर खोपड़ियाँ और हड्डियाँ सजाकर वे मंत्रों का जाप करने लगे। उन्होंने गांव वालों से वहां न आने के लिए मना किया और बोले कि देखना, मेरा अनुष्ठान पूर्ण होते ही वर्षा होगी। और ऐसा ही हुआ। उस रात आधी रात के बाद ऐसी बारिश हुई कि दूसरे दिन दोपहर तक होती रही। जब बादल खुले तो नारायण जी के साथ साथ और गांव के लोग अघोरी बाबा का शुक्रिया अदा करने पहुँचे। लेकिन वहां का नज़ारा देखकर वे सब भयभीत हो उठे, क्योंकि वहां अघोरी बाबा की एक पेड़ के नीचे लाश पड़ी थी, जो कि एकदम नीली पड़ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बाबा का खून चूस लिया हो। गांव वालों ने फौरन ही बीमारी फैलने के डर से बाबा का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन गांव वाले मन ही मन डर भी रहे थे। ऐसा तो नहीं कि कोई बुरी आत्मा हमारे गांव में आ गई हो। और फिर धीरे धीरे हम सबका खात्मा करने लगे। लेकिन उस दिन के बाद बारिश ठीक से होने लगी और सब जगह हरियाली छा गई। इसलिए गांव वाले इस बात को भूल गए, सब अपने कामकाज में लग गए। लेकिन जब अमावस्या की रात दोबारा आई तो नारायण जी घर के पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे एक औरत की लाश मिली, जिसका किसी ने खून चूस लिया था, और वो भी अघोरी बाबा की तरह बिल्कुल नीली पड़ गई थी। अब गांव वालों का शक यकीन में बदल गया कि हो ना हो यहाँ कोई पिशाच आ गया है, जो अमावस्या की रात लोगों का खून चूसकर लोगों को मार डालता है। गांव में अब बहुत ज़्यादा दहशत फैल चुकी थी, लेकिन इस समस्या का उपाय किसी के पास न था, क्योंकि पिशाच को कभी किसी ने देखा ही नहीं था। पता नहीं वो पिशाच किस रूप में उन सब के बीच रहता था। इसी तरह एक दिन 10 साल की पुष्पा उस पेड़ के नीचे अपनी सहेलियों के साथ खेलने गई, जो कि वो वहाँ अक्सर जाती थी। उसकी मीठी मीठी सी बातें और खिलखिलाहट वैसे भी राहगीर की राह रोक लेती थी। वो उस दिन भी खेल रही थी, लेकिन किसी बात पर उसकी अपनी सहेलियों से बहस हो गई और बात छीना झपटी से मार कुटाई तक पहुंच गई। वो सब तमाशा उस पेड़ पर रह रहे पिशाच देख रहा था। उसे पुष्पा पर प्यार आया, इसलिए वो उसे देखने वहां आ जाता था और छोटे चमगादड़ का रूप धरकर पेड़ के किसी खोखली जगह में छुपकर उसे देखता रहता था। लेकिन जब पुष्पा की सहेलियां उसे ज़ोर ज़ोर से मारने लगी, उसके बाल खींचने लगी, तो ये उस पिशाच से देखा नहीं गया और वह एक 10 साल के लड़के का भेष धरकर आया और उसने पुष्पा को उसकी सहेलियों से बचा लिया। उसने उन लड़कियों को 2-2 थप्पड़ मारकर भगा दिया। वे लड़कियां रोती हुई अपने घर को भाग गई
तब पुष्पा ने उस नर पिशाच से पूछा, कौन हो तुम? यहाँ कब आए? पुष्पा ने पूछा। अरे मैं तो हवा से भी तेज हूँ, कहीं पर भी पहुँच जाता हूँ, नर पिशाच बोला। अच्छा, तुमने मुझे बचाया, मुझे अच्छा लगा, लेकिन तुमने उन्हें मारा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, पुष्पा बोली। तो वे भी तो तुम्हें मार रही थी, नर पिशाच बोला। वो भी सही बात है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? वो तो तुमने अब तक नहीं बताया, पुष्पा ने पूछा। मेरा नाम वो तो मुझे नहीं पता, नर पिशाच बोला। ये सुनकर पुष्पा हंसने लगी और बोली, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कहकर क्या पुकारते हैं? मेरे तो माँ बाप ही नहीं, नर पिशाच बोला। ओह, ये तो बड़े दुख की बात है। कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम हवा से भी तेज हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम अमर है, पुष्पा बोली। अमर, ये तो अच्छा नाम है, नर पिशाच खुश होकर बोला। तुम रहते कहाँ हो? पुष्पा ने पूछा। मैं इस पेड़ पर रहता हूँ, अमर बोला। यह सुनकर पुष्पा फिर हंसी और बोली, भला पेड़ पर भी कोई रह सकता है? पेड़ पर तो बंदर रहते हैं। तो मैं अब कहाँ रहूँ? अमर ने पूछा। वो उधर उस खेत के पास जो एक टूटा फूटा पुराना महल है, अब उसमें कोई नहीं रहता, तुम वहीं जाकर रहो और मैं तुम्हारे लिए रोज़ वहीं खाना लेकर आया करूँगी, पुष्पा बोली। ठीक है, अमर बोला। आज से मैं और तुम सच्चे दोस्त हैं, पुष्पा इतना कहकर चली गई। अब रोज़ पुष्पा अमर से मिलती, उसके लिए खाना लाती और खिलखिलाहट कर हंसती रहती। ये देखकर अमर मन ही मन पुष्पा को देखकर खुश होता रहता। ये बात पुष्पा ने अपने माँ बाप से कही तो वे बोले, किसी अनजान लड़के से मिलना जुलना ठीक नहीं, इसलिए तुम उससे मत मिला करो। माँ बाप की हिदायत के बाद फिर कभी पुष्पा ने अमर का जिक्र किसी से नहीं किया, अपने माँ बाप से भी नहीं, लेकिन उसने अमर से मिलना भी नहीं छोड़ा और उसके लिए खाना ले जाना भी नहीं छोड़ा। और अब ये अच्छा रहा कि अब की बार अमावस्या की रात में किसी का खून नहीं हुआ, किसी की लाश नहीं मिली गांव में, और उसके बाद भी किसी अमावस्या में ना तो किसी की लाश मिली और ना ही किसी का खून हुआ। गांव वाले निश्चिंत हो गए कि और उन्होंने सोचा कि शायद नरपिशाच उनके गांव को छोड़कर कहीं चला गया है। ये बदलाव अमर में पुष्पा की दोस्ती के कारण आया, जो वो अब किसी को मारता नहीं था। ऐसे ही 5 साल बीत गए। पुष्पा और अमर की दोस्ती बरकरार रही। जैसे जैसे पुष्पा बड़ी होती गई, अमर भी अपनी शक्तियों द्वारा बड़ा होने का रूप बदलता गया। वो भी अब 15 साल का ही दिखता था, लेकिन अब धीरे धीरे उस नरपिशाच की संवेदनाओं में बदलाव आ रहा था और उसकी भावनाएं पुष्पा के साथ रहकर इंसान की तरह होती जा रही थी। वो अब पुष्पा को बहुत पसंद करने लगा था। उसकी पसंद अब प्रेम का रूप लेने लगी। उसका हृदय भी पुष्पा को देखकर धड़कता था। उसकी आँखों की शुष्कता अब आंसू नामक पानी से द्रवित हो जाती थी। जब पुष्पा कभी कभी उसका हाथ पकड़ लेती तो वो स्पर्श उसे भीतर तक गुदगुदा जाता। दोनों साथ खेलते और साथ ही खाते। पुष्पा को अमर अच्छा लगता था, लेकिन वो उसे प्रेमिका की दृष्टि से नहीं देखती थी, हमेशा एक दोस्त की हैसियत से देखती थी। ऐसे ही दोनों की दोस्ती को कुछ वक्त बीता, लेकिन अमर ने कभी भी पुष्पा से ये नहीं कहा कि वो उसे पसंद करता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि इस भावना को प्रेम कहते हैं। वो तो भूतों की दुनिया से आया था और प्रेम का अर्थ नहीं समझता था। बस वो पुष्पा को सदा अपने पास रखना चाहता था। अब पुष्पा 16 पार करके 17 में लग चुकी थी, तो घर वालों ने उसके रिश्ते की बात चलाई और उसे लड़के वाले देखने आए। उन सबको पुष्पा पसंद आई और ब्याह पक्का हो गया। ये बात खुश होकर जब पुष्पा ने अमर को बताई तो उसे बहुत बुरा लगा और उसने पुष्पा से पूछा, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? हाँ, ब्याह के बाद मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होगा, पुष्पा बोली।
लेकिन मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। तुम मुझे अच्छी लगती हो, अमर रोते हुए बोला। क्या तुम मुझे चाहने लगे हो? पुष्पा ने पूछा। मुझे नहीं मालूम कि प्यार क्या होता है, बस मुझे तुम अच्छी लगती हो और मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता पुष्पा, अमर बोला। ये प्यार ही तो है, तुम्हारी चाहत ही तो है, जो तुम नहीं चाहते कि मैं तुमसे दूर जाऊं। लेकिन मुझे जाना होगा, अमर, पुष्पा बोली। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। अगर तुम गई तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अमर बोला। क्या करोगे तुम? सबका खून करोगे? पुष्पा चीखी। हाँ, और इतना कहकर अमर अपने असली रूप में आ गया। ये देखकर पुष्पा डर गई और बोली, तो तुम अमर नहीं कोई और हो? हाँ, ये नाम तो तुमने मुझे दिया था। मुझे एक अघोरी बाबा ने यहाँ उस दुनिया से बुलाया था। उस रात मैंने उसे मार डाला और फिर एक औरत का खून चूसकर भी उसे मार डाला। लेकिन जब तुम मुझे मिली तो मैं एक नरपिशाच से अच्छा इंसान बन गया। तुम्हारे कारण ही मैं अच्छा बना। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं रहोगी तो मैं फिर से रक्तचूषक बन जाऊंगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? अमर बोला। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम मेरे दोस्त हो अमर। जब तुम मेरे प्यार की खातिर अच्छे बन गए तो फिर अच्छे ही बने रहो, पुष्पा बोली। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बनकर रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगा, पुष्पा, नरपिशाच बोला। नहीं, मैं एक नरपिशाच से कैसे ब्याह कर सकती हूँ? पुष्पा बोली। क्यों नहीं कर सकती? अमर ने पूछा। तुम्हें अगर मेरा शरीर चाहिए तो मैं तुमसे ब्याह करने को तैयार हूँ, लेकिन फिर तुम मेरे दिल से उतर जाओगे। तुम्हें मेरे दिल में कभी कोई स्थान नहीं मिलेगा। तो बोलो, तुम्हें मेरे दिल पर अधिकार चाहिए या शरीर पर? पुष्पा ने पूछा। पुष्पा, मुझे तुम्हारा शरीर चाहिए होता तो इतने साल से तुम अकेली मेरे पास आ रही हो तो मैंने वो पा लिया होता। लेकिन मुझे ये सब कुछ पता ही नहीं, ना प्यार ना कुछ। बस मैं ये चाहता हूँ तुम हमेशा खिलखिलाती रहो, अमर बोला। जब मैं खुश रहूँगी तभी तो तुमको खिलखिला पाऊँगी, और तुमसे ब्याह करके मैं कभी भी नहीं खिलखिला सकती, क्योंकि मैं तुम्हें केवल दोस्त मानती हूँ। तुमसे ब्याह करने का विचार तो कभी भी मेरे मन में आया ही नहीं, पुष्पा बोली। ठीक है पुष्पा, तुम अगर किसी और से ब्याह करके खुश रहोगी तो यही सही। और फिर नरपिशाच अमर के रूप में पुनः आकर पुष्पा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। पुष्पा भी रोती रही। जब दोनों का रोना बंद हुआ तो अमर बोला, मेरी अभी इस दुनिया में 60 साल उम्र और रह गई है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कैद करके अपने पास रखो। मैं छोटा होकर एक कांच के गोले में कैद हो जाता हूँ और तुम मुझे अपने साथ किसी बक्से में बंद करके ले जाना। 60 साल बाद जब तुम्हारी तीसरी पीढ़ी का सबसे छोटा सदस्य, मतलब कि तुम्हारे खानदान का सबसे छोटा पोता, जब मेरे ऊपर पवित्र गंगाजल छिड़केगा तब मैं मुक्त हो जाऊंगा। याद रहे, जब थोड़ी रात हो और सुबह तक ही मेरे ऊपर गंगाजल छिड़का जाए। फिर अमर का रूप बदलकर एक छोटा नरपिशाच बन गया और स्वयं को कांच के गोले में कैद कर लिया। पुष्पा उसे अपने दुपट्टे में समेटकर घर ले आई और बक्से में छुपाकर ताला लगा दिया। फिर जब पुष्पा का ब्याह हो गया तो उसने ये बात अपने पति को बताई। उसके पति ने भी उसकी बात पर भरोसा कर लिया और अपने सबसे अच्छे मित्र से ये बात बताई। उसने उससे कहा कि वो उस नरपिशाच को अपने यहाँ छुपाकर नहीं रख सकता, क्योंकि उसका घर बहुत छोटा है और उसका पूरा परिवार भी उसके साथ रहता है। पुष्पा के पति का दोस्त अपने दोस्त की मदद के लिए तैयार हो गया और उस नरपिशाच को अपने साथ छुपा कर ले गया। पुष्पा और उसके पति तो इस दुनिया से कब के चले गए और अपने दोस्त के पास उस पिशाच और उसके राज को छोड़ गए। ठाकुर उपेंद्र जी ये कहते कहते चुप हो गए।
तो क्या आपने ये कहानी मेरी दादी पुष्पा की सुनाई है? कपिल ने पूछा। हाँ, मैं ही पुष्पा के पति का दोस्त हूँ, ठाकुर साहब बोले। तो क्या इस पिशाच की मुक्ति मेरे हाथों लिखी है? कपिल ने पूछा। हाँ, तुम ही उनकी तीसरी पीढ़ी के सबसे छोटी संतान हो, ठाकुर साहब बोले। ओह, इसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? कपिल ने पूछा। हाँ, तो अब देर किस बात की? ना सुबह है और ना अब दिन। इस कांच के गोले को खोलकर इस पर गंगाजल छिड़ककर इस रक्त चूषक को मुक्त करो। ठाकुर साहब ने अपने कुर्ते की जेब से गंगाजल की छोटी शीशी निकालते हुए कहा। फिर कपिल ने गंगाजल की शीशी खोली और कांच के खोल को निकालकर उस पर छिड़क दी। गंगाजल पड़ते ही नरपिशाच राख में बदल गया और उसे मुक्ति मिल गई। तो दोस्तों, ये थी नरपिशाच प्रेम कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।